Hello students, my name is Harish Arora. This video is regarding financial management. Financial management, the subject is in BBA, BCom, MBA, MCom and honors courses, etc. Let us start. In this video, we'll cover meaning of finance, sources of finance, concept of financial management, definitions, and scope of financial management. Let's begin. फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग ऑफ फाइनेंस. फाइनेंस है क्या? फाइनेंस बेसिकली डिफाइंड एज अ मैनेजमेंट ऑफ मनी. किसी भी बिजनेस एक्टिविटी को हम करते हैं, किसी भी बिजनेस फर्म को हम रन करते हैं, तो उसके लिए हमें चाहिए होता है पैसा. अगर आप छोटे बिजनेसेस को देखेंगे, एक छोटी सी दुकान का एग्जाम्पल लेंगे, शॉप का एग्जाम्पल लेंगे, रिटेल स्टोर का एग्जाम्पल लेंगे, तो वो अपना पैसा खुद लगाते हैं और मैक्सिमम दे टेक लोन फ्रॉम द बैंक. ठीक है. द लोन इज ऑल्सो अ फाइनेंस. द अमाउंट एम्प्लॉयड बाय हिमसेल्फ, ओनर हिमसेल्फ इज ऑल्सो अ फाइनेंस. ठीक है. बट जब हम कंपनीज की बात करते हैं तो कंपनीज में फाइनेंस बिकम मोर क्रूशियल. पहली बात तो क्वांटिटी ऑफ मनी इज रिक्वायर्ड, दैट इज बिग. ठीक है. और जो फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म बेसिस पर होती है. उन फंड्स को खुद लगा पाना और केवल बैंक से लोन लेकर चला पाना बहुत मुश्किल है. ठीक है. क्योंकि ह्यूज कैपिटल इज रिक्वायर्ड एट दैट लेवल. सो कंपनीज फाइनेंस और फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल स्टेट ऑफ बिजनेस. ठीक है. एफ डब्ल्यू पेश हैज सेड फाइनेंस में बी डिफाइंड एज द पोजीशन ऑफ मनी एट अ टाइम इट इज वांटेड. सबसे आसान डेफिनेशन है कि जब पैसे की रिक्वायरमेंट है, जितने पैसे की रिक्वायरमेंट है उस टाइम पर उतना पैसा आपके पास अवेलेबल हो जाए, दैट इज फाइनेंस. ठीक है. बात करते हैं सोर्सेस, कहाँ कहाँ से पैसा लाया जा सकता है. ब्रॉडली हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. पहले को हम कहते हैं ओनर्स फंड. ओनर्स फंड. ठीक है. ओनर्स फंड में इक्विटी आता है. इक्विटी में इक्विटी शेयर होल्डर्स आते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आते हैं. ठीक है. और दूसरा ओनर्स फंड में आता है रिटेन्ड अर्निंग्स. रिटेन्ड अर्निंग्स मतलब जो प्रॉफिट्स कंपनी को हो रहे हैं, उन प्रॉफिट्स को जब कंपनी डिविडेंड के फॉर्म में ना बांटकर या कम बांटकर जो बचा हुआ प्रॉफिट है उसे री इन्वेस्ट कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड रिटेन्ड अर्निंग्स. एंड द अदर सोर्स इज बोरोड फंड. जो भी पैसा हम उधार लेके आए हैं, बैंक से लिया है, फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन से लिया है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन से लिया है, किसी अदर इंस्टीट्यूशन से लिया है, ट्रेड क्रेडिट करा है, पब्लिक डिपॉजिट करा है, इन सारे मीन्स से लाया हुआ पैसा जिस पर हम इंटरेस्ट पे करते हैं और जिसमें हमारी रीपेबल लायबिलिटी भी एग्जिस्ट करती है, तो वो हमारा बोरोड फंड होता है. सोर्स ऑफ फाइनेंस पे ज़्यादा डिस्कशन हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा प्राइमरी टॉपिक यहाँ पर नहीं है. आगे चलते हैं. व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट? फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स रेंज ऑफ एक्टिविटीज. द एक्टिविटीज इंक्लूड प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द फाइनेंशियल एक्टिविटीज. जो भी फाइनेंस से रिलेटेड टास्क हैं उसमें हम कैसे उसे प्लान करते हैं, कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, कैसे इंस्ट्रक्शंस देते हैं, डायरेक्शंस देते हैं, सो दैट द मनी is brought optimally and used optimally and there will be no wastage. ठीक है. किसी भी तरह का कोई वेस्टेज वहां पर एग्जिस्ट ना करे. ठीक है. तो उसको हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहेंगे. इन फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस एग्जीक्यूटिव टास्क सच एज प्रोक्योरमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स ऑफ द एंटरप्राइज आर पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. पैसे को लेकर आना, कहाँ से लाना है, कौन सा सोर्स चीप है, कौन सा सोर्स लॉन्ग टर्म है, इन सारे एस्पेक्ट्स को कंसीडर करते हुए और फिर उसको यूटिलाइज करना, उसको इन्वेस्ट करना, उसके प्रॉफिट्स को रिम्बर्स करना या प्रॉफिट्स को बांटना, ये सारे जो काम हैं वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में किए जाएंगे. डेफिनेशंस की बात करें तो हार्वर्ड एंड अपटॉन ने बहुत
बहुत इजी डेफिनेशन से फाइनेंशियल मैनेजमेंट को डिफाइन करा है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट शुड बी कंसीडर्ड एज एप्लीकेशन ऑफ जनरल मैनेजरियल प्रिंसिपल्स टू द एरिया ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग। अगर फाइनेंशियल एक्टिविटीज में, फाइनेंशियल टास्क में हम अपने जनरल मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स या प्रिंसिपल फंक्शंस हैं उनको इन्वॉल्व कर लें, उनका एप्लीकेशन कर लें, तो दैट बिकम्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्योंकि दो वर्ड्स हैं, फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल टास्क इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन। देन नेक्स्ट डेफिनेशन में बताया गया है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज प्रोविंस ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग, हार्मोनाइजिंग इंडिविजुअल मोटिव्स एंड एंटरप्राइज गोल। ठीक है, देखिए एजेंसी प्रॉब्लम की हम बात करते हैं, आगे जाके हम बात करेंगे। एजेंसी प्रॉब्लम यही है जहां पर कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। ठीक है, एंटरप्राइज गोल्स कुछ है, इंडिविजुअल गोल्स कुछ है। तो अगर हम फाइनेंशियल एस्पेक्ट पर इन चीजों की बात कर रहे हैं तो कैसे हम फाइनेंशियल डिसीजन लें जिससे हमारे इंडिविजुअल मोटिव्स भी सेटिस्फाई हो पाए और एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्राइज गोल्स भी सेटिस्फाई हो पाए या अचीव हो पाए। आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें एक सेपरेट डिपार्टमेंट क्रिएट करा जाता है जिसे हम फाइनेंस डिपार्टमेंट या फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट कहते हैं। छोटे ऑर्गेनाइजेशंस में जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट है वही फाइनेंस से रिलेटेड टास्क कर लेता है। लेकिन अगर आप सेपरेटली फाइनेंस को कंसीडर करते हैं और एक प्रॉपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम अपने यहाँ एम्प्लॉय करते हैं तो उसके बहुत सारे फायदे हैं। पहला है गाइडेंस इन फाइनेंशियल प्लानिंग। देखिए अगर आपका प्लान ही गलत है, अगर आपके एस्टिमेट्स ही गलत है तो रिजल्ट्स गलत ही होने हैं। तो आप प्रॉपर प्लान कर पाए, पॉइंट नंबर 1, प्रोवाइड्स गाइडेंस इन फाइनेंशियल प्लानिंग। देन पॉइंट नंबर 2, असिस्ट इन एक्वायरिंग फंड्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। बहुत सारे सोर्सेज हैं जहां से पैसा लाया जा सकता है। हर सोर्स के अपने मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं, अपनी रिस्क कंसिडरेशन है, अपने प्रोस एंड कॉन्स है। उन सबको एनालाइज करते हुए, ठीक है, कौन सा सोर्स आपके लिए बेटर है या कॉम्बिनेशन ऑफ सोर्स आपके लिए बेटर है, वो सब आप यहाँ पे करेंगे। हेल्प्स इन इन्वेस्टिंग द अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ फंड। देखिए सही अमाउंट का पता होना बहुत जरूरी है। किसी बिजनेस में हमें कितना पैसा लगाना है, ये एक बहुत छोटा क्वेश्चन है लेकिन बहुत बड़ा आंसर है इसका। ठीक है, मतलब एक बिजनेस में ऑप्टिमली कितना पैसा लगा होना चाहिए ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। उसके लिए हमारे पास न्यूमेरिकल्स टेक्निक्स भी अवेलेबल हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जहाँ से हम उसे निकालते हैं। तो अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ फंड हमें पता चल पाएगा कितना लगना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी डेफिनेटली इंप्रूव होगी। फाइनेंशियल कॉस्ट, जब आप मल्टीपल ऑप्शंस के बारे में जानते होंगे, ठीक है, तो आप उसमें चीपेस्ट सोर्सेस को ढूंढ पाएंगे जहां से आपका इंटरेस्ट पेमेंट कम से कम रहे या डिविडेंड पेमेंट कम से कम रहे। मींस जो पैसा आप लेके आ रहे हैं उस पर आपकी कॉस्ट मिनिमम रहे, ये भी आप कर पाएंगे। एंश्योर प्रॉपर यूज ऑफ फंड, फर्म में पैसा आ गया उस पैसे का सही यूज हो, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है फाइनेंशियल मैनेजर की। देन इंक्रीज इन शेयर होल्डर वेल्थ, ये टॉपिक हम ब्रॉडली भी डिस्कस करेंगे आगे जाके। बट शेयर होल्डर वेल्थ होता क्या है, जो करंट प्राइस ऑफ शेयर होता है, जैसे हम शेयर मार्केट अप है, शेयर मार्केट डाउन है, शेयर इतने का हो गया, ऐसी बातें हम सुनते रहते हैं न्यूज़ में। जो करंट मार्केट प्राइस शेयर का होता है, और सपोज मेरे पास 100 शेयर्स हैं, मेरे पास रिलायंस के 100 शेयर्स है और रिलायंस का इस टाइम शेयर चल रहा है 1900 अप्रॉक्स का। तो अगर मेरे पास 100 शेयर्स है तो मेरी जो वेल्थ है वो 1900 इंटू 100, ठीक है, 1,90,000 की है। अगर ये शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो मेरी वेल्थ, मेरी वैल्यू भी, शेयर होल्डर वैल्यू भी बढ़ेगी। ठीक है, तो अगर आप प्रॉपर मैनेजमेंट करते हैं, प्रॉपर चीजें चलती हैं, ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी इंक्रीज करती है, तो ये सारे फेवरेबल पॉइंट्स हैं जिसका सीधा असर शेयर होल्डर वेल्थ पर पड़ता है। कंट्रोल द फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस, डेफिनेटली अगर हम एक प्रॉपर मैनेजमेंट करके चल रहे हैं तो हम जितने भी फाइनेंशियल मैटर्स हैं उनको अपने कंट्रोल के बियॉन्ड नहीं जाने देंगे। चीजें हमारे कंट्रोल में रहेंगी, हम जब चाहे उन्हें डील कर पाएंगे। ठीक है, या चेंजेस रिक्वायर्ड है तो वो चेंजेस भी हम कर पाएंगे, फ्लेक्सिबिलिटीज भी हम लेके आ पाएंगे। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन थ्रू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, देखिए सबसे बड़ा कंट्रोलिंग का मेजर है रिपोर्टिंग सिस्टम।
अगर आपने प्रॉपर रिपोर्टिंग सिस्टम डेवलप कर लिया, ठीक है, तो कहीं पर भी 1 रुपया इधर से उधर नहीं हो पाएगा। बट अगर आपका रिपोर्टिंग सिस्टम वीक है तो वहां पर फिर मिसमैनेजमेंट होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। देन मेक्स द एम्प्लॉय अवेयर ऑफ सेविंग फंड्स, ठीक है। और डेफिनेटली अगर आपके एम्प्लॉयज पैसे की वैल्यू को समझेंगे, ऑर्गेनाइजेशन के पैसे को अपना पैसा समझेंगे, ठीक है। अपना पैसा समझने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ उठाए और घर ले गए जैसे रेलवे का कहते हैं ना, रेलवे आपकी संपत्ति है तो कुछ एग्जाम्पल्स आपके दिमाग में आ रहे होंगे। तो इंडिया में एक मेंटालिटी और है कि हमारी संपत्ति है तो हम घर ले जाए, नहीं। तो एम्प्लॉयज अगर पैसे की वैल्यू समझेंगे, ऑर्गेनाइजेशन के पैसे को वैल्यू करेंगे, तो डेफिनेटली उनकी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी और पैसा बचाने की वो कोशिश करेंगे। उनके लिए नहीं बच रहा, ऑर्गेनाइजेशन के लिए बच रहा है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन भी तो होने की है डेफिनेटली। अब बात करते हैं स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। स्कोप, किन एरियाज में फाइनेंशियल मैनेजमेंट वर्क करेगा। तो अगर इसमें हम बात करें तो पहले हम बात करेंगे, दो तरह की अप्रोचेज हैं। एक है ट्रेडिशनल अप्रोच जो 20th सेंचुरी तक चली, उसके बाद 1920 के बाद हमने एक मॉडर्न अप्रोच में कदम रखा जिसमें हम चीज़ें थोड़ा डिफरेंट ऑब्जर्व कर रहे थे। पहले समझते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच क्या सोचती है। This approach was developed around 20th century. Under this approach, financial management was considered a corporation finance. Under this approach, the financial manager was used to procure and administrator the funds for the corporation. इसमें क्या है, फाइनेंस मैनेजर का टास्क सिर्फ ये था कि उसे पैसे को लेकर आना है और उस पैसे का हिसाब किताब रखना है, एडमिनिस्ट्रेशन करना है, बस। फाइनेंस मैनेजर का इतना ही रोल ट्रेडिशनल अप्रोच में समझा जाता था। देयर वर फ्यू डेफिशिएंसी। सबसे पहले तो इट एम्ड एट प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, नॉट यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। प्रोक्योरमेंट की बात कर रहे थे लेकिन यूटिलाइजेशन की बात नहीं कर रहे थे ट्रेडिशनल अप्रोच में। एम्फेसिस ऑन लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फंड, हम यहाँ पे लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फंड का पर एम्फेसिस देते थे और शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को इग्नोर किया जाता था। द रिक्वायरमेंट्स ऑफ लॉन्ग टर्म सोर्सेज वाज आल्सो कंसीडर्ड ड्यूरिंग द एपिसोडिक इवेंट्स। मतलब कोई टेम्पररी इवेंट है वहां पर भी हम लॉन्ग टर्म फाइनेंस ले लिया करते थे। डे टू डे रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए भी हम लॉन्ग टर्म फंड्स को ही यूज किया करते थे, उसके लिए कोई सेपरेट अरेंजमेंट नहीं किया करते थे। इट कैटर्ड टू द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर ओनली, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर नॉट लुक्ड इनटू, ठीक है। मतलब कॉर्पोरेट सेक्टर में तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होगा, लेकिन जो नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर है, एनजीओज हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस है, वहां भी तो पैसा आता जाता है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड देयर आल्सो, बट ट्रेडिशनल अप्रोच इसे इग्नोर करती थी। मॉडर्न अप्रोच की बात करते हैं। द मॉडर्न अप्रोच ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंक्लूड्स बोथ द प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड on suitable terms and effective utilization of funds to ensure both liquidity and profitability. It compares the cost of raising funds with the returns that can be earned by their use, ठीक है। तो यहां पर हम पैसे को लाने की भी बात कर रहे हैं और उसके यूज, उसके यूटिलाइजेशन की भी बात कर रहे हैं, ठीक है। Thus, as per modern approach, financial management can be divided into three major decisions. तीन मेजर डिसीजंस में हम डिवाइड कर रहे हैं। सबसे पहला डिसीजन है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि हम पैसे को लाने की बात बाद में कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट की बात पहले कर रहे हैं। तो एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि अगर कोई इंसान मकान खरीदना चाहता है तो पहले वो मकान को देखेगा, जज करेगा, उसकी कैपेसिटी क्या है, उसके हिसाब से एक प्लॉट या मकान सिलेक्ट करेगा और बाद में लोन के लिए अप्लाई करेगा। क्योंकि अगर आप पहले ही लोन के लिए अप्लाई करो कि साहब मुझे मकान खरीदना है, तो बैंक वाले कहेंगे कहाँ पर है मकान आपका, बताइए, ठीक है। तो हमेशा जब हमें मतलब पैसे की रिक्वायरमेंट है तो पहले हमारी रिक्वायरमेंट इन्वेस्टमेंट की होती है, मतलब हमने कुछ सोचा होता है, उसके लिए ही तो पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए इन्वेस्टमेंट डिसीजन पहले आता है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हम कुछ क्वेश्चंस अपने से आस्क करते हैं, जैसे कि व्हाट शुड बी द साइज ऑफ द फर्म एंड व्हाट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ फंड कमिटेड टू द फर्म, ठीक है, एंड व्हाट शुड बी द एसेट कंपोजिशन। फर्म का साइज क्या होगा, फर्म में टोटल वॉल्यूम ऑफ फंड्स कितना रिक्वायर्ड है, या हम जो फिक्स एसेट्स अटेन करने वाले हैं उनका क्या कंपोजिशन होगा, कितनी उनकी वैल्यूज होगी। तो मतलब हम अपने इन्वेस्टमेंट को एनालाइज करते हैं। इन्वेस्टमेंट को जब एनालाइज करते हैं तो ये कैपिटल बजटिंग डिसीजन के अंडर में आता है, विच इज वेरी क्रूशियल, क्योंकि यहाँ पर अगर आपका गलत डिसीजन हुआ तो इंसॉल्वेंसी की कंडीशन तक आ सकती है। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आर वेरी मच क्रूशियल, ठीक है।
देन बात करते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन की। आपने सोच लिया कितने पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो अब आप सोचेंगे कि कहाँ से उस पैसे को लाएं, कौन कौन से सोर्सेज अवेलेबल है, ऑल्टरनेटिव्स को आप जज करोगे, एनालाइज करोगे, उनके कॉस्ट रिस्क फैक्टर को एनालाइज करोगे, एंड देन प्रोक्योरमेंट की तैयारी करोगे। देन डिविडेंड डिसीजन, इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन भी बोलते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि जो पैसा फर्म कमा रही है, प्रॉफिट फर्म कमा रही है, उनको क्या डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्योंकि डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करना कंपलसरी नहीं होता, इट इज ऑन द ऑप्शन ऑफ द कंपनी कि वो डिस्ट्रीब्यूट करेगी या नहीं करेगी या कितना करेगी। जब मैं कहता हूं कितना करेगी तो उसको हम कहते हैं पे आउट डिसीजन। ठीक है, मतलब कितना हम रिटेन अर्निंग करेंगे, रोक के रखेंगे, और कितना हम बाहर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे शेयर होल्डर्स को। जो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं वो डिविडेंड हो जाता है। डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेबल अमंग द शेयर होल्डर्स, राइट। और जो हम रोक के रखते हैं वो रिटेन अर्निंग्स हो जाता है, जो मैंने सोर्सेज में अभी पहले डिस्कस करा था, राइट। तो इस वीडियो में अभी इतना ही। एक और वीडियो मैं अपलोड करूंगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वर्सेस वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। इंट्रोडक्टरी वीडियो है, आप इसे देखिए समझिए। अगर क्वेरीज हैं तो मुझे आप ईमेल कर सकते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस कर सकते हैं, और अगर आप मेरे ही कॉलेज के स्टूडेंट हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर भी होगा। चलिए, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।